हे एवरीवन, दिस इज निरंजन। अभी तक क्लास 10th के सारे एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और कुछ स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो अभी वो समय है, वो एक क्रूशियल टाइम है जिसमें हम लोग को बहुत सोच समझकर एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है, एक अच्छा निर्णय लेना होता है ताकि अपन अगला 2 साल जो है अच्छे से बिता पाए और अपने लाइफ में एक अच्छा गोल अचीव कर पाए, अच्छा कैरियर बना पाए। ओके, तो बात आती है स्ट्रीम सिलेक्शन की। किसकी? स्ट्रीम सिलेक्शन की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम 11th में क्या रखें, ह्यूमैनिटी चुने कि कॉमर्स चुने या फिर साइंस चुने। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में जो नॉर्म चलता आ रहा है, जिसको अपन नॉर्म्स नहीं मिथ बोलते हैं, मिथ, आज जो हम बात करेंगे एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई रातें लगाई है, उसके बाद मैंने निष्कर्ष पे निकला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपका 1 सेकेंड स्किप करना अगले 2 साल या फिर अपने लाइफ को एक बहुत बड़ा सा खतरे में डाल होगी। उससे पहले मैं ये सब कहने वाला कौन होता हूँ, आप मेरी क्यों सुनोगे? तो भाइयों, मैं बता दूं, मैं कोई स्पेशल आदमी नहीं हूं, बस आप लोगों से 3 या 4 साल सीनियर हूं और मैंने इस चीज़ों को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, पर्सनली फेस किया है कि स्ट्रीम सिलेक्शन एक क्लास 10th पास आउट फ्रेशर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं कि स्ट्रीम सिलेक्शन की। स्ट्रीम सिलेक्शन आपके लाइफ का वो वैसा पार्ट है जो डिसाइड करता है कि आप अपना 2 साल 11 12 आप अपने कैरियर को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। हमारे इंडिया में क्या चल रहा है स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके, जो कि बिल्कुल ही गलत है, कि वो ये है कि जिनके क्लास 10th में मार्क्स आ गए ग्रेटर देन 80%, उसको साइंस में घुसेड़ दिया जाता है। जिसके मार्क्स आए ग्रेटर देन 60%, लेस देन 80%, उसको कॉमर्स में घुसेड़ दिया जाता है। और जिसके मार्क्स आए लेस देन 60%, उसको आर्ट्स में घुसेड़ दिया जाता है या ह्यूमैनिटी में घुसेड़ दिया जाता है। तो भाइयों, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जिन्होंने क्लास 10th में 4 रखा है, 90+ 95% ला के रखा है, उसने भी आर्ट्स सेलेक्ट करा है। तो हम कंफ्यूज हो गए कि मैंने पूछा, भाई तुम्हारे तो क्लास 10th में इतने अच्छे परसेंटेज बन रहे हैं, इतने अच्छे CGPA बन रही है, 10 CGPA बन रही है, तो तुमने आर्ट्स क्यों लिया? तुम्हें तो साइंस लेनी चाहिए ना। तो उन्होंने बोला, अरे यार छोड़ो, ले लिए है वैसे। तो फिर मैंने उसको फिर से रीज़न जानने की प्रयास करा। तो उन्होंने बोला, क्या बहुत अच्छा, आप इसको थोड़ा बारीकी से सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। उन्होंने बोला कि मैंने एम सेट करके रखा है। तो बोला, भाई क्या है एम? तो उन्होंने बोला कि मुझे UPSC फोड़ना है, और UPSC फोड़ने के लिए आप इस रास्ते को चुनते हो तो सबसे आसान रास्ता ये होता है, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटी लिया, आर्ट्स को चूज किया। जो बंदा क्लास 10th में 90%, 95% या फिर 10 CGPA लाया है, उन्होंने भी आर्ट्स लेके रखा है, क्योंकि उसका एम क्लियर है, उन्हें UPSC फोड़ना है। ओके, तो कंक्लूजन क्या है यहां से कि डोंट चूज योर स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 10th मार्क्स। फिर से इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो समझते हैं कि मेरे तो क्लास 10th में 80% से एबव आ गए, तो भाई मैं तो साइंस ही लूंगा, मुझे आर्ट्स में तो कुछ करना ही नहीं है। ओके, तो मैं फिर से बता दूं कि डोंट चूज योर स्ट्रीम ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 10th मार्क्स। तो भैया करें क्या? जैसे मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि आपने क्लास 10th में अच्छा स्कोर किया, 95%, 98%, इस तरीके से स्कोर किया, और आपने चूज कर लिया क्लास 11th 12th के लिए साइंस, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, तो क्लास 10th में मान लेते हैं यदि आपका मैथ्स बहुत अच्छा था, क्लास 10th में यदि आपका मैथ्स बहुत अच्छा था, तो जरूरी नहीं है कि क्लास 11th की मैथमेटिक्स भी आपको अच्छे लगेंगे
ये कभी भी कतई भी ज़रूरी नहीं है कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स आपके अच्छे थे तो क्लास 11th के भी मैथमेटिक्स आपके अच्छे होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। उसके वाइस वर्सा ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर क्लास 10th की मैथमेटिक्स आपको अच्छी नहीं लग रही थी, आप उसमें पुअर थे, तो आपको क्लास 11th की भी मैथमेटिक्स पुअर ही रह जाएगी, खराब ही लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। दोनों वाइस वर्सा है। तो भैया करें क्या? यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं, अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? क्लास 11th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी उठाओगे। क्या करोगे? क्लास 11th के एनसीईआरटी उठाओगे और कहीं से गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, पहला चैप्टर पढ़ोगे। पहला चैप्टर पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसी तरीके से दूसरा चैप्टर पढ़ोगे। अगर आपको ये करने में बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, देन यू कैन चूज मैथमेटिक्स। ओके? अगर ये करने में आपको थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा है, बोर हो रहे हो, बोर फील कर रहे हो, तो आपको मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहिए। आपको आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो आप खुद जज करोगे कि मुझे मैथमेटिक्स लेना है कि ह्यूमैनिटी लेना है कि कॉमर्स लेना है। ओके? उसके बाद दूसरा पॉइंट है नॉन अलाइनमेंट विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे का कैरियर बर्बाद करने में। ध्यान से सुनना, मैंने बोला है कैरियर बनाने में नहीं, बर्बाद करने में। आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया बेटा तुम साइंस ले लो, और तुम्हें साइंस में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में तुमने मैथमेटिक्स चूज कर लिया अपने पेरेंट्स के कहने पर। पेरेंट्स ने क्यों बोला कि साइंस लो, मैथमेटिक्स लो तुम? क्योंकि पास पड़ोस के जो आसपास के लोग हैं ना, शर्मा जी के बेटे, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है, उसने क्लास 11th में मैथमेटिक्स लेके अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो आईटी क्रैक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो उसके बेसिस पे अपना स्ट्रीम कभी सेलेक्ट मत करना। क्यों? अगर मान लेते हैं तुम किसी के कहने पर, अपने चाची, चाचा, फ्रेंड्स, किसी दूसरे के कहने पर तुमने मैथ सेलेक्ट कर लिया, और 6 महीने के बाद पता चल रहा है कि हमसे तो भैया होने वाला नहीं है, तो वो जिसने तुमको फोर्स करके मैथमेटिक्स दिलाया था, चाहे वो तुम्हारे चाचे हो, भैया हो, दीदी हो, कोई भी हो, तो वो तुम्हें मैथमेटिक्स की ट्यूशन नहीं दिलाएगा या फिर तुम्हें मेंटर नहीं करेगा। इसलिए आप खुद अपने आप को तुम खुद बेहतर तरीके से जान रहे हो कि मैं मैथमेटिक्स चूज करूंगा तो मैं इसे 2 साल खेलना है उसके साथ। 2 साल तुम खेल पाओगे कि नहीं उसके साथ अच्छी तरह, या कि मैथमेटिक्स तुम्हारे साथ खेल लेगा नहीं तो भाई। इसलिए बोल रहा हूं कि नॉन अलाइनमेंट विथ योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उसको देखकर कभी अपना स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना। ओके? अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, दिल वर्सेस दिमाग। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ये है कि आप ओपिनियन सबका सुनो, लेकिन काम करो खुद की। अपने दिल और दिमाग में हमेशा किसकी सुननी चाहिए? दिमाग की। क्योंकि ये जो है ना तुम्हें हमेशा, ये दिमाग जो है ना तुम्हें हमेशा राइट डिसीजन देगा। मन करता है बहुत कुछ करने का, लेकिन उसको कंट्रोल करके आप रखोगे, दिमाग की सुनोगे, तो आप एक राइट डायरेक्शन में जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो कहेंगे फलाना ले लो, वो कहेंगे चिलाना ले लो, ये कुछ भी ले लो, आप सुनोगे सबकी, लेकिन करोगे खुद की। ओके? तो यहां तक क्लियर हुआ कि स्ट्रीम सिलेक्शन में कि आप किसी भी आप अपने 10th के मार्क्स के बेसिस पे आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करोगे। ओके? दूसरी बात कि आप अपने रिलेटिव्स के कहने पर, अपने चाचा चाची, मामा मामी के कहने पर स्ट्रीम
को सेलेक्ट नहीं करोगे। तीसरा, सुनना है सबकी लेकिन करना है खुद की। ओके, तो भैया आखिर करें क्या? आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूं। तो भाई अब करना क्या है, जितने भी क्लास 10 पास आउट बच्चे हैं उसको मैंने 4 कैटेगरी में डाला है। तो मान लेते हैं कि कोई पहला बच्चा है, उसको अपना गोल तो पता है, उसको अपना कैरियर पता है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा उस कैरियर को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा, ये उसको ये पता नहीं है। ओके, दूसरा केस में मान लेते हैं कि कोई बच्चा है ट्रू, उसको ये पता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, वो उसका इंटरेस्ट ये बता रहा है कि मुझे ह्यूमैनिटी लेना है कि कॉमर्स लेना है और साइंस लेना है, लेकिन उसे अपना गोल पता नहीं है, उसको अपना गोल पता नहीं है। तीसरा बच्चा है कि दोनों पता है, उसको गोल भी पता है, उसे अपना गोल भी पता है और सब्जेक्ट कौन सा उस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए वो भी पता है। चौथा बच्चा है अपना, इसे कुछ भी पता नहीं है, ना तो कुछ कोई गोल है उसका, ना ही उसे सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता है। तो आइए जानते हैं इस सब का सॉल्यूशन क्या है। जैसे मान लेते हैं जो पहला बच्चा है उसको अपना गोल पता है बट सब्जेक्ट पता नहीं है कि उस गोल को अचीव करने के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन सा रहेगा। तो मान लेते हैं कि किसी बंदे का गोल रहा होगा यूपीएससी को क्रैक करना। क्या क्रैक करना? यूपीएससी क्रैक करना। तो वो क्या करेगा, मान लेते हैं इसमें किसी को करना है क्या, यूपीएससी, क्या करना है उसको, यूपीएससी क्रैक करना है। ओके, तो यूपीएससी क्रैक करने के लिए वो क्या करेगा, गूगल करेगा कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट रहता है, कौन सा स्ट्रीम सही रहेगा। तो गूगल करने के बाद और लोगों से पूछने के बाद, अपने आसपास तुम्हारे यदि कोई भाभी, कोई चाची, कोई दीदी अगर यूपीएससी क्रैक किए हुए हैं तो उनसे आप पूछोगे कि कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, कौन सा स्ट्रीम बेस्ट रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी जो है ना, लोग साइंस लेकर भी कर सकता है, कॉमर्स लेकर भी कर सकता है और आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटी लेकर भी कर सकता है। ये जो एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं। ओके, तो आप ग्रेजुएशन के लिए साइंस लिए हो, कॉमर्स लिए हो या फिर आर्ट्स लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यूपीएससी में अपीयर हो सकते हो, यूपीएससी को आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन यदि आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, अगर आपको सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है तो मैं यूपीएससी करने के लिए, जो लोग तो इससे भी कर लेते हैं, साइंस को पढ़ के भी करते हैं, कॉमर्स को पढ़ के भी करते हैं, लेकिन आर्ट्स को पढ़ के भी करते हैं। मैं इस कैटेगरी में उन बच्चों को रखा है जिसको अपना इंटरेस्ट पता नहीं है। ओके, सॉरी, जिनको अपना सब्जेक्ट पता नहीं है कि कौन सा स्ट्रीम अपन सेलेक्ट करें। ओके, तो मान लेते हैं कि कोई साइंस स्ट्रीम लेकर ग्रेजुएशन के बाद वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है ना, पहले अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा साइंस का, उसके बाद वो फिर यूपीएससी के लिए लगेगा, तो उसमें क्या है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। ओके, यदि जो बंदा आर्ट्स लेके या फिर ह्यूमैनिटी लेकर यूपीएससी को टारगेट कर रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा रास्ता आसान हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि साइंस वालों को भी और कॉमर्स वालों को भी यूपीएससी के कुछ पेपर्स कॉमन्स होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड रहते हैं, तो उसको वहां पढ़ना ही है। तो इससे बेहतर ही क्यों ना है कि अपन ह्यूमैनिटी ले लें। अब समझ में आया, जो बंदा 98%, 95% 10 जीपीए ला के रखा होता है वो आर्ट्स क्यों लेता है। समझ लेना, यदि आप तुम्हारे आसपास का भी कोई बंदा 98, 95, 90 इतने परसेंटेज क्लास 10th में लेके रखे हैं और उन्होंने आर्ट्स लिया है क्लास 11th में, तो समझ लेना कि उसका एक ही टारगेट होगा, यूपीएससी। ओके, अब बात करते हैं अपन दूसरे
और दूसरे कैटेगरी के बच्चों की, जिसको अपना सब्जेक्ट इंटरेस्ट तो पता है और उसको गोल पता नहीं है। उसको क्या है, अपना गोल पता नहीं है। जिसे अपना सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ आइडिया है लेकिन उसको अपना गोल पता नहीं है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, मान लेते हैं किसी बंदे को कॉमर्स लेना है, वो पहले से डिसाइड करके रखा है कि मुझे कॉमर्स लेना है। ओके, तो कॉमर्स लेना है तो आपको, लेकिन उसमें आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है ये कुछ पता नहीं है। तो वैसे मैं उसका भी एक सेपरेट, हर एक स्ट्रीम के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि किस स्ट्रीम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या स्कोप है, कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं किस स्ट्रीम को सिलेक्ट करके, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब मान लेते हैं उसे कॉमर्स लेना है। अब उसे पता ही नहीं कि कॉमर्स में क्या क्या होता है, कौन सा पोस्ट में हम जाएंगे, कौन सा इसमें जाएंगे नहीं जाएंगे। तो कॉमर्स के लिए अभी थोड़ा शॉर्ट नॉलेज के लिए मैं बता दूं, कॉमर्स से आप जो मोस्ट पॉपुलर जो इसमें अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है कैरियर का, वो है या सीए, चार्टेड अकाउंट बनता है, या फिर सीएस बनता है, चार्टर्ड सेक्रेटरी बन सकते हैं आप, या फिर सीएफए बन सकते हैं, सीएमए बन सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इसमें, बहुत सारे। आप थक जाओगे, ये पूरा 4-5 बोर्ड भर जाएगा यदि मैं सबको लिखना स्टार्ट कर दूं। ये तो कॉमर्स वालों के लिए इतना सारा, तो साइंस वालों के लिए क्या, इस और भी इतने ही है, इससे भी ज़्यादा है साइंस में, आर्ट्स में भी है। लोग ये मान के चलते हैं क्या कि आर्ट्स लिए तो हमारा स्कोप ही बंद हो गया, हमारा फील्ड ही बंद हो गया, इसलिए भी लोग आर्ट्स नहीं लेते हैं। अरे भाई, जब मैं आर्ट्स पे वीडियो बनाऊंगा, आर्ट्स में क्या, आर्ट्स स्ट्रीम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आप देख के दंग रह जाओगे। लोग सोचते हैं साइंस तो लोग इसलिए भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि इसमें बहुत सारा डोमेन, इसका बहुत बड़ा डोमेन है तो अपन साइंस लेते हैं। और आर्ट्स वाले सोचते हैं कि मेरा तो सब कुछ रास्ता ही बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप आर्ट्स लेके भी कई सारे डोमेन में जा सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट, और उसमें भी अच्छा खासा सैलरी भी है उसमें। ओके, मजा भी है। उसके बाद सबसे आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो या फिर साइंस लो, सब में एक चीज कॉमन है कि आप एकेडमिक में आ सकते हो। किस में आ सकते हो आप? एकेडमिक में आप आ सकते हो इजीली। एकेडमिक कहे तो आप एजुकेशन और टीचिंग में आ सकते हो, है ना। ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसा एक स्कोप है, आप इसमें किसी भी स्ट्रीम से आप आ सकते हो इसमें। ओके, अब बात कर लेते हैं तीसरा बच्चा के। उसे अपना गोल्स भी पता है और सब्जेक्ट भी पता है कौन सा लेना है। तो भाई आपको अब क्या ही कहें, आप जा सकते हो इस वीडियो को छोड़ के। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और जानना है कि ताकि आपको आगे परेशानी ना हो तो आप वीडियो में बने रहें। मान लेते हैं कि किसी एक बंदे को करना है इंजीनियरिंग। क्या करना है? इंजीनियरिंग करना है। चूंकि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूं तो मान लेते हैं इंजीनियरिंग करना है उस बंदे को। अब इंजीनियरिंग करने के लिए वो क्या लेगा? साइंस को सेलेक्ट करेगा, वो साइंस सेलेक्ट करेगा। ओके, अब साइंस में भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो पीसीएम और एक पीसीबी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें हम पीसीएमबी करते हैं। एक बार देखना, मजा आएगा अभी। पीसीएमबी इंजीनियरिंग करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्लस एक इंग्लिश रहता है कंपलसरी। उसके बाद आप अपने स्कूलिंग के बेसिस पे आपको कहीं पे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है, कहीं पे आप कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे, कहीं पे आप कोई अदर लैंग्वेज पढ़ोगे, रीजनल लैंग्वेज। और पीसीएमबी में भी प्लस इंग्लिश और सेम चीज। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर मेडिकल करना है तो आप अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो पीसीएम रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रखो, और मेडिकल करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखो। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ये कभी मत रखना। ये जो बच्चे रखते हैं ना वो 2 साल रंडीर होते हैं। ये वैसे बच्चे होते हैं, पहले तो सोच लेते हैं कि हाँ मैं इसको लेकर चलूंगा, लेकिन
2 साल के 2 साल वो हमेशा रंडी रोते रहते हैं इस बात को लेकर। उससे जब भी पूछो ना, वो बोलेगा कि मेरे पास समय नहीं है। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने ये लेके रखे थे चारों। मैं जब भी बोलता था कैसा चल रहा है, वो बोलता भाई परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ समय को लेकर, मुझे समय नहीं मिल रहा है। और बेसिकली कैसे मिलेगा समय? मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एक साथ हैंडल करना, इतना टफ सब्जेक्ट, क्या हंसी मजाक है क्या? नहीं होगा। इसलिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। वैसे कहीं कहीं एक्सेप्शन रह जाते हैं, 1% कुछ बच्चे ले लेते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं, वो अलग सी बात है। यदि आप एवरेज हो तो आप इसको सिलेक्ट ना करके, वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका, बायोलॉजी का, अगर आप इसमें जाओगे तो इंजीनियरिंग में। और वैसे मैथमेटिक्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा जब आप इसमें जाओगे, मेडिकल में जाओगे। तो ओके, होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप यदि चैनल पर नए हो तो इस तरीके से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ का कैरियर काउंसलिंग लेके मैं आ रहा हूँ। इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस स्ट्रीम में कौन सा अपॉर्चुनिटी है, कैसा इसका स्कोप है। तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें। तो इसी तरह आप लोग मचाते रहो। अब हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।